हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है, ये है महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी विचार। गांधी जी केवल साक्षरता को शिक्षा नहीं मानते थे। इनके अपने शब्दों में साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है और न प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। तो गांधी जी क्या केवल साक्षरता को ही शिक्षा नहीं मानते थे। इनके अपने शब्दों में है, साक्षरता न तो शिक्षा का अंत है न प्रारंभ, यह केवल एक साधन है जिसके द्वारा क्या होता है, पुरुष और स्त्रियों को शिक्षित किया जा सकता है। गांधी जी मनुष्य को शरीर, मन, हृदय और आत्मा का योग मानते थे। इनका स्पष्ट मत था कि शिक्षा को मनुष्य के शरीर, मन, हृदय और आत्मा का विकास करना चाहिए। गांधी जी ने 3 R's रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक की शिक्षा को 3H हेड एंड हार्ट की शिक्षा में बदल दिया और कहा कि शिक्षा का कार्य मनुष्य को केवल पढ़ना, लिखना और गणित सीखना ही नहीं, अपितु उसके हाथ, मस्तिष्क और हृदय का विकास करना भी है। इनके अपने शब्दों में, शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। तो इनका जो शिक्षा का मतलब था कि शिक्षा का अभिप्राय बालक और मनुष्य के क्या मन, शरीर, मन और आत्मा के उच्चतम विकास से है। उसके बाद हो गया शिक्षा के उद्देश्य। गांधी जी के अनुसार फर्स्ट हो गया उनके उद्देश्य थे शिक्षा के, फर्स्ट हो गया शारीरिक विकास। मनुष्य जीवन का कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, उसकी प्रगति इस शरीर द्वारा ही होती है, अतः इसका विकास अवश्य होना चाहिए। अपने विद्यालय जीवन में ही गांधी जी ने शिक्षा के इस उद्देश्य की आवश्यकता अनुभव कर ली थी। आगे चलकर इन्होंने आत्मिक विकास के लिए भी आवश्यक समझा। दूसरा हो गया शिक्षा का उद्देश्य मानसिक एवं बौद्धिक विकास। गांधी जी के अनुसार शरीर के साथ मन और आत्मा का भी विकास होना चाहिए। इनका कहना था कि जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए माँ के दूध की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मानसिक विकास के लिए शिक्षा की आवश्यकता होती है। शिक्षा को यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो मानसिक और बौद्धिक विकास भी उनके शिक्षा का उद्देश्य था। तीसरा हो गया वैयक्तिक एवं सामाजिक विकास। गांधी जी व्यक्ति के वैयक्तिक और सामाजिक दोनों प्रकार के विकास पर बल देते थे। व्यक्ति के वैयक्तिक विकास को ये व्यक्ति, समाज और राष्ट्र सभी के विकास के लिए आवश्यक मानते थे। इनकी दृष्टि से वैयक्तिक विकास का उच्चतम रूप आत्मिक विकास है और आत्मिक विकास के लिए मनुष्य का सामाजिक विकास आवश्यक है। सामाजिक विकास से गांधी जी का तात्पर्य मनुष्य को समाज में प्रेम और सहयोग के साथ रहना सिखाने से था। इनका विश्वास था कि मानव मात्र से प्रेम करने और मानव मात्र की सेवा करने से आत्मिक विकास संभव है। चौथा हो गया नैतिक एवं चारित्रिक विकास। गांधी जी चरित्र बल के महत्व को जानते थे। यह शिक्षा द्वारा इनके विकास पर बल देते थे। एक उत्तम चरित्र में ये सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, अस्वाद, अस्तेय, अपरिग्रह और निर्भयता इन गुणों का होना आवश्यक समझते थे। विद्यालयों को ये चरित्र निर्माण की उद्योगशाला कहा करते थे। चरित्र निर्माण के संबंध में इन्होंने लिखा है कि सभी ज्ञान का उद्देश्य उत्तम चरित्र का निर्माण होना चाहिए। 5 हो गया आध्यात्मिक विकास। गांधी जी के अनुसार मनुष्य के जीवन का जो अंतिम उद्देश्य है, मुक्ति, आत्मानुभूति, आत्मा ज्ञान है। इसके लिए गांधी जी धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा की भी आवश्यकता समझते थे। इस संबंध में गांधी जी गीता से प्रभावित थे। ये ज्ञान, कर्म, भक्ति और योग इन सब पर समान बल देते थे। अहिंसा और सत्याग्रह को ये इनका मूर्त रूप मानते थे। उसके बाद हो गया शिक्षा की पाठ्यचर्या। गांधी जी देश के आधारभूत आवश्यकताओं के प्रति सजग थे। इन्होंने इन आवश्यकताओं की पूर्ति और वर्ग विहीन समाज के निर्माण के लिए क्रिया प्रधान पाठ्यचर्या के निर्माण पर बल दिया। अपने द्वारा प्रस्तावित बेसिक शिक्षा कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के लिए इन्होंने पाठ्यचर्या में हस्त कौशल का सर्वप्रमुख स्थान दिया। इसके बाद मातृभाषा, हिंदुस्तानी, व्यवहारिक गणित, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक विषय, सामाजिक विज्ञान एवं संगीत, चित्रकला को रखा। उसके बाद हो गया शिक्षण विधि।
गांधी जी ने शिक्षण की प्रक्रिया में मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा तीनों की क्रियाओं को स्थान दिया है। इन्होंने मनोविज्ञान का अध्ययन तो नहीं किया था, पर ऐसा लगता है कि ये व्यवहारिक मनोविज्ञान के पंडित थे। शिक्षण के क्षेत्र में ये सबसे अधिक बल क्रिया पर देते थे। इनके अनुसार करके सीखना और स्वयं के अनुभव से सीखना ही उत्तम होता है। वैसे ये कथन व्याख्यान और प्रश्नोत्तर विधि के महत्व को स्वीकार करते थे। उपनिषद एवं वेदांत द्वारा प्रतिपादित श्रवण, मनन और निधि ध्यासन की विधि में इनका विश्वास था। ज्ञान को पूर्ण इकाई के रूप में प्रस्तुत करना और उसे किसी क्रिया के माध्यम से विकसित करना इनकी शिक्षण विधि के मुख्य आधार थे। इसे सहसंबंधन विधि, कोरिलेशन मेथड कहते हैं। गांधी जी इन सब शिक्षण विधियों के स्वाभाविक रूप से प्रयोग करने पर बल देते थे। तो इनकी शिक्षण विधि थी। तो फर्स्ट हो गया अनुकरण विधि। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि अनुकरण बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। वे प्रारंभ से अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं, अतः प्रारंभ में उन्हें इसी विधि से सीखना चाहिए। गांधी जी सदाचरण की शिक्षा के लिए इसे सर्वोत्तम मानते थे। इनके विचार से सदाचरण की नींव शिशुकाल में ही रखनी चाहिए। इस समय विकसित संस्कार बड़े अस्थायी होते हैं। दूसरा हो गया क्रिया विधि। गांधी जी ने स्पष्ट किया कि क्रिया भी बच्चों की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। वे सदैव कुछ न कुछ करते रहते हैं, अतः किसी भी विषय अथवा कला कौशल की शिक्षा क्रिया द्वारा देनी चाहिए। गांधी जी ने किसी भी ज्ञान अथवा कौशल को जहाँ तक संभव हो स्वयं करके स्वयं के अनुभव से सीखने पर बल दिया। आज की खेल विधि और प्रयोग विधि अपने में क्रिया विधियां ही हैं। तीसरा हो गया मौखिक विधि। मौखिक विधियों में व्याख्यान, प्रश्नोत्तर, वाद विवाद आदि विधियां आती हैं। गांधी जी ने इन विधियों का प्रयोग सहयोगी विधियों के रूप में ही करने की आज्ञा देते थे। इन्होंने स्पष्ट किया कि बच्चे बड़े जिज्ञासु होते हैं। आप किसी भी विधि से शिक्षण करें, वे बीच बीच में आपसे प्रश्न पूछते हैं। उनके प्रश्नों को उत्तर तुरंत देने चाहिए और उनकी शंकाओं का समाधान करना चाहिए, परंतु एक सावधानी के साथ कि बच्चे शारीरिक एवं मानसिक दोनों दृष्टियों से सदैव क्रियाशील रहें, केवल निष्क्रिय श्रोता न रहें। चौथा विधि होगी सहसंबंधन विधि। गांधी जी ने इस बात पर बल दिया कि बच्चों को जो कुछ भी सिखाया जाए वास्तविक परिस्थितियों में वास्तविक रूप से सिखाया जाए। इसके लिए बच्चों के प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण अथवा उनके जीवन से जुड़े किसी हस्त कौशल को शिक्षा का केंद्र बनाकर समस्त ज्ञान एवं क्रियाओं की शिक्षा इनके माध्यम से देने पर बल दिया है। तो इन्होंने क्या कोरिलेशन सहसंबंधन विधि को भी महत्वपूर्ण बताया है। अनुशासन के संबंध में गांधी जी के विचार। गांधी जी ने अनुशासन के महत्व को स्वीकार करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चा अनुशासन आत्म प्रेरित होता है। इस अनुशासन की प्राप्ति के लिए ये दमनात्मक विधि का विरोध करते थे। इनकी दृष्टि से सच्चे अनुशासन का विकास प्रभावात्मक विधि द्वारा ही किया जा सकता है। ये बच्चों को शुद्ध प्राकृतिक वातावरण और उच्च सामाजिक पर्यावरण में रखने पर बल देते थे। इन्हें विश्वास था कि इस प्रकार के पर्यावरण में बच्चे अनुकरण द्वारा उच्च आदर्शों एवं उच्च आचरण को ग्रहण करेंगे। परंतु यदि फिर भी बच्चे गलत रास्ते पर चलते हैं तो उन्हें सही रास्ते पर लाने के लिए शिक्षकों को अपने आत्मबल का प्रयोग करना चाहिए। तो अनुशासन के संबंध में गांधी जी के विचार। अब हो गया शिक्षक कैसा होना चाहिए गांधी जी के अनुसार। गांधी जी की दृष्टि से शिक्षक समाज का क्या होता है? आदर्श व्यक्ति, ज्ञान का पुंज और सत्य आचरण करने वाला होना चाहिए। इनकी दृष्टि से इस व्यवसाय को केवल व्यवसाय के रूप में स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी आदर्श शिक्षक नहीं हो सकता है। एक शिक्षक आदर्श शिक्षक तभी हो सकता है जब वह इस व्यवसाय को सेवा कार्य के रूप में स्वीकार करे। उसे बच्चों के मित्र, सहयोगी और पथ प्रदर्शक अनेक रूपों में कार्य करना होता है। इसलिए उसे सहिष्णु, उदार चेता और धैर्यवान होना चाहिए। गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी कैसा होना चाहिए? शिक्षार्थी तो शिक्षा की प्रक्रिया का केंद्र होता है। गांधी जी के विचार से शिक्षार्थी को अनुशासित रहना चाहिए और उसे ब्रह्मचर्य का पालन
करना चाहिए। गांधी जी बच्चों को उनके वैयक्तिक विकास की पूरी छूट देते थे, पर उनके सामाजिक एवं आध्यात्मिक विकास को दृष्टि में रखते हुए गांधी जी प्रारंभ से ही बच्चों में शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक और आध्यात्मिक बल का विकास करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने पर बल देते थे। इनके विचार से ऐसा व्यक्ति अपना और संसार का भला कर सकता है। गांधी जी के अनुसार शिक्षार्थी को संयमी के साथ साथ जिज्ञासु होना चाहिए। विद्यालय के संबंध में गांधी जी के विचार। विद्यालयों के संबंध में भी गांधी जी के अपने विचार हैं। इनके अनुसार विद्यालय ऐसी कर्मशालाएं होनी चाहिए जहां शिक्षक सेवा भाव से पूर्ण निष्ठा के साथ शिक्षण कार्य करे और उनके तथा विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयास से उनमें इतना उत्पादन कार्य हो कि वे आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हों। ये विद्यालयों को सामुदायिक केंद्र बनाने पर भी बल देते थे। इनका कहना था कि विद्यालयों में समुदाय की विभिन्न क्रियाएं होनी चाहिए और समुदाय के लोगों को यहाँ पढ़ने और कार्य करने की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। यहाँ रात्रि पाठशालाएं लगाकर प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। उसके बाद हो गया शिक्षा के अन्य पक्ष गांधी जी के अनुसार। फर्स्ट हो गया जन शिक्षा। गांधी जी ने अशिक्षा के अभिशाप से बचने के लिए जन शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और स्त्री शिक्षा पर विशेष बल दिया। जन शिक्षा दो रूपों में होगी। एक तो बालकों को शिक्षित करने के लिए इन्होंने बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की थी। यह शिक्षा राष्ट्रीय योजना थी जिसमें 7 से 14 वर्ष तक के बालकों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा पर बल दिया गया था। इस शिक्षा को गांधी जी ने हस्त कौशलों पर केंद्रित किया। एक तो इसलिए कि हस्त कौशल हमारे जीवन के आधारभूत कार्य हैं और दूसरे इसलिए कि इनके द्वारा बालक विद्यालयों का खर्च निकल सकता है और यह शिक्षा सबके लिए सुलभ की जा सकती है। जन शिक्षा के प्रसार के लिए गांधी जी का दूसरा कदम था प्रौढ़ शिक्षा की व्यवस्था। इनके विचार से अशिक्षित प्रौढ़ों की शिक्षा का उत्तरदायित्व समाज का है। इन्होंने सामाजिक नेताओं, सामाजिक संगठनों और विद्यार्थियों का प्रौढ़ शिक्षा की पाठ्यचर्या में साक्षरता के साथ साथ सफाई, स्वास्थ्य, रक्षा, बौद्धिक विकास, नैतिक विकास, उद्योग, व्यवसाय, समाज कल्याण और संस्कृति से संबंधित कार्यों को रखा था। उसके बाद हो गया स्त्री शिक्षा। गांधी जी स्त्री को ईश्वर की श्रेष्ठतम रचना मानते थे। गांधी जी ने इस बात को स्पष्ट किया कि यद्यपि पुरुष और स्त्री का कार्य क्षेत्र थोड़ा भिन्न होता है, लेकिन उनकी सांस्कृतिक आवश्यकताएं समान होती हैं। इसलिए दोनों को अपने अपने विकास के समान अवसर देने चाहिए। इन्होंने स्पष्ट किया कि मुख्य रूप से स्त्री को पत्नी, माता और समाज के निर्माता के रूप में कार्य करना होता है। पहले दो कार्य में वह पुरुष से भिन्न अवश्य होती है, पर अपने तीसरे उत्तरदायित्व का निर्वाह करने के लिए उसने अपनी सभ्यता और संस्कृति का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। परंतु किसी भी स्थिति में ये स्त्रियों को संगीत और नृत्य से दूर रखना चाहते थे। ये स्त्री और पुरुष की शिक्षा में केवल इतना ही अंतर करते थे कि स्त्रियों को गृह कार्य की अतिरिक्त शिक्षा दी जाए। उसके बाद हो गया गांधी जी का जो व्यावसायिक शिक्षा के बारे में विचार। गांधी जी पुस्तक प्रधान सैद्धांतिक शिक्षा के विरोधी थे। इन्होंने क्रिया प्रधान व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया। ऐसी शिक्षा पर जो मनुष्य को कर्म के सभी क्षेत्रों में कुशलता के साथ कार्य करने की क्षमता प्रदान करे। ये मनुष्य की मूल आवश्यकताओं रोटी, कपड़े और मकान के प्रति सचेत थे। इन्होंने अपनी बेसिक शिक्षा में हस्तकौशलों की शिक्षा को मुख्य स्थान दिया। इन्होंने स्पष्ट किया कि भारतीय कृषि और कुटीर उद्योग धंधों का देश है, इसलिए यहाँ बच्चों को कृषि, बागवानी और हस्तकौशलों की शिक्षा देनी चाहिए। ये चाहते थे कि बेसिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद बच्चे आत्मनिर्भर हों, अपनी रोजी रोटी स्वयं कमा सकें और जो बच्चे बड़े उद्योगों और व्यवसायों की शिक्षा लेना चाहिए, इसके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। अब हो गया ये लास्ट में धर्म की शिक्षा। गांधी जी धार्मिक विचारधारा के व्यक्ति थे। प्रार्थना, भजन और गीता पाठ इनकी दैनिक क्रियाओं के अंग थे, परंतु विद्यालय में किसी धर्म विशेष की शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे गांधी जी। इन्हें इस बात का भय था कि
विभिन्न धर्मों के इस देश में, जो भारत है विभिन्न धर्मों का देश, इस देश में धार्मिक शिक्षा देने से सांप्रदायिकता और अधिक बढ़ सकती है। अतः इन्होंने सभी धर्मों के सामान्य सिद्धांतों और नैतिक शिक्षा को भी पाठ्यचर्या में स्थान दिया। ये सत्य को ईश्वर मानते थे। इस सत्य की प्राप्ति के लिए इन्होंने सत्य, अहिंसा और ब्रह्मचर्य की शिक्षा पर सबसे अधिक बल दिया है। इसके साथ इन्होंने प्रेम की उपयोगिता को स्वीकार किया है। मानव सेवा को ये सबसे बड़ा धर्म मानते थे। इनके विचार से बच्चों को सेवा की और प्रवृत्त करना, बच्चों को मानव सेवा की ओर प्रवृत्त करना इनका वास्तविक धर्म है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हो गया महात्मा गांधी के शिक्षा संबंधी जो विचार हैं उसके बारे में हो गया वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल and like, share and comment on this video.